कड़ाके की ठंडक में कम कपड़े पहनने से क्या साबित होता है कि आपको ठंडक नहीं लगती या फिर आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसको लेकर यह बात फैलाई जाए कि फला व्यक्ति किसी संत से कम नहीं है तो फिर फर्क पड़ता है। क्या सिर्फ यही एक मानक किसी को संत या फिर महात्मा घोषित करने के लिए काफी है? ये सब करके वास्तव में आप दिखाना क्या चाहते हैं कि आप औरों से अलग हैं, आप सामान्य पुरुष नहीं हैं। ये तो चमत्कार करने वाली बात हो गई। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आंजनेय आशीष और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। भारत की राजनीति में नेताओं के कपड़ों और उनके रहन सहन को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है। आज से नहीं, बल्कि जब से सोशल मीडिया पर लोग जुड़ना शुरू हुए हैं तब से उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने पसंदीदा नेताओं के बारे में वो सब कुछ जाने जो अब तक नहीं जानते, भले ही वो उसके बारे में झूठ ही क्यों न हो। गांधी, नेहरू से लेकर पीएम मोदी तक नेताओं के कपड़ों पर, उनके रहन सहन पर अक्सर भ्रामक प्रचार होता ही रहता है। पर क्या किसी नेता के कम कपड़े पहनने से या फिर ज्यादा कपड़े पहनने से या फिर और ज्यादा महंगे कपड़े पहनने से किसी के जीवन में कोई फर्क पड़ना चाहिए? साफ सी बात है कि नहीं। वो अलग बात है कि इसे चुनावी मुद्दा बना लिया जाए कि कौन कितने महंगे कपड़े पहनता है और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो सकता है। ये भी आने वाले समय में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में रिसर्च का विषय रहेगा। बहरहाल, एक टी शर्ट पहनकर कड़ाके की ठंडक में यात्रा निकालना ये सामान्य बात नहीं है, क्योंकि ये काम देश के प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। यात्रा निकालने में शायद प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी से पीछे रह गए। आजादी की लड़ाई से लेकर और उसके बाद भी तमाम यात्राएं निकाली जा चुकी हैं और आगे भी निकाली जाएंगी। जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा निकाली जाएगी। न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होगी और महाराष्ट्र में समाप्त होगी, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग बब्बर शेर जो हैं। सवाल यह है कि इस न्याय यात्रा से किसको न्याय मिलेगा? राहुल गांधी को या फिर कांग्रेस को, जिस पर आरोप लगते रहे हैं कि उसने अन्याय के सिवा और कुछ भी नहीं किया, चाहे वो देश का गरीब हो, किसान हो या फिर उनकी ही पार्टी का कोई नेता ही क्यों न हो। तो फिर वो किस न्याय की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी के बारे में ये सोचना कि सिर्फ यात्रा निकालने से वो कांग्रेस के मरे पड़े संगठन में जान फूंक देंगे, ये सोचना भी बहुत बड़ा अन्याय होगा। न्याय नहीं, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उसका लाभ भी कांग्रेस पार्टी को मिला, लेकिन हिंदी पट्टी के राज्यों में जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। एक राज्य में सरकार बनाने के चक्कर में 3 राज्यों की सरकार भी गंवानी पड़ी। राजनीतिक टिप्पणीकार रशीद किदवई का मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा दिखावे के मामले में अधिक थी, लेकिन सार के मामले में लगभग न के बराबर थी। राहुल और कांग्रेस सकारात्मक हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का मुकाबला करने में असमर्थ हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या उसके नेता ही हैं, जो अपने बयानों से कांग्रेस पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं। राहुल गांधी की राजनीतिक समझ अभी उतनी परिपक्वता नहीं दिखा पा रही है जितना भारतीय राजनीति को उसकी जरूरत है। एक कांग्रेसी नेता ने अभी हाल ही में बताया था कि जब नए संसद भवन में कुछ अराजक तत्वों ने घुसकर पूरे सदन में अफरा तफरी का माहौल बना दिया तो ये सुरक्षा से जुड़ा सवाल था, जबकि राहुल गांधी इस मामले को उन तत्वों द्वारा उठाए गए मुद्दे, जिनमें बेरोजगारी मुख्य मुद्दा था, उसको लेकर ज्यादा गंभीर दिखाई दिए, बजाय इसके कि ये बहुत ही गंभीर और संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला था। ज्यादातर सांसदों का कहना था कि वो इस मुद्दे पर राहुल गांधी के व्यवहार से अचंभित थे। जब आप भाषण देते हैं तो एक ऐसा अवसर होता है जिसमें आप सीधे लोगों से जुड़ते हैं, और अगर आप इस कला में महारथी नहीं हैं तो जनता आपकी बात को उस तरह से नहीं लेती है जैसा कि आप सोचते हैं। राहुल गांधी अंग्रेजी में बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन ये अंग्रेजी न तो साउथ में काम आती है और हिंदी बेल्ट में तो कतई नहीं। आपने कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में राहुल गांधी को बोलते हुए सुना होगा।
तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग यूट्यूब मीडिया पर ऐसा बताया जा रहा था कि राहुल गांधी ने मोदी को लोकसभा चुनाव के लिए चुनौती पेश कर दी है। आरएसएस के गढ़ नागपुर में राहुल ने संघ को घेरा। लेकिन अगर आप एक अच्छे श्रोता हैं तो राहुल गांधी का ये भाषण आपको बेहद निराश कर सकता है। अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो उनका ये भाषण उनके कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के बजाय कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करने वाला लगा। जब आप अपनी बात को जनता तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे तो फिर जनता आपसे कनेक्ट कैसे होगी? वो कैसे आपको उतना गंभीरता से लेगी? जहां कांग्रेस पार्टी में इतने बड़े बड़े वक्ता हुए हैं, चाहे वो नेहरू हो, सरदार पटेल हो, लाल बहादुर हो या फिर इंदिरा गांधी हो, जिन्होंने अपने भाषणों से आम जनता के दिलों में जगह बनाई। और इनमें नेहरू का नाम तो सबसे ऊपर है, जिनका कोई सानी नहीं था, जो बोलने में पूरी तरह निपुण थे, चाहे वो हिंदी हो, हिंदुस्तानी हो या फिर अंग्रेजी। क्या सिर्फ यात्रा करने से कांग्रेस का बेड़ा पार लग जाएगा या फिर इसके लिए कोई और रास्ता है? बहरहाल आपको अगर राहुल गांधी के साथ रोमांच भरी यात्रा पर निकलना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप उनका भाषण सुनना चाहते हैं या फिर उससे सुनकर कुछ प्रेरणा लेना चाहते हैं तो ये आपको उनके भाषण में नहीं मिलेगा, जो हमेशा की तरह बोर करने वाला, उबाऊ और तथ्यों और अध्ययन से परे होता है। इस भाषण को ध्यान से सुनिए, जिसमें राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि बीजेपी के एक सांसद जो कभी कांग्रेस में थे, वो जब उनसे मिले तो वो उन्हें बता रहे थे कि बीजेपी में गुलामी कल्चर चल रहा है। ये कुछ सेकंड की बात थी, जिसके लिए राहुल गांधी ने पूरे 6 मिनट का समय लिया। एक बीजेपी का एमपी मुझे लोकसभा में मिला। बहुत सारे बीजेपी के एमपी पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, ये भी कांग्रेस पार्टी में था। छुप के मिला मुझसे, मुझे दूर से देखा, छुप के डर से कहता है, राहुल जी आपसे बात करनी है। मैंने कहा भाई क्या बात करनी है, तुम तो बीजेपी में हो। और फिर उसके चेहरे पे थोड़ी सी टेंशन दिख रही थी। तो मैंने पूछा सब कुछ ठीक है क्या? मैंने सोचा शायद घर में कोई बीमार हो, कोई दुर्घटना हो गई हो। मैंने पूछा सब कुछ ठीक है? कहता है नहीं। क्या हुआ? राहुल जी बीजेपी में रहकर सहा नहीं जाता। मैं हूं बीजेपी में, मगर दिल मेरा कांग्रेस में है। तो मैंने कहा भाई दिल तेरा कांग्रेस में, शरीर आपका बीजेपी में। मतलब दिल शरीर को कांग्रेस में लाने से डर रहा है, यही हो सकता है। मैंने कहा मन क्यों नहीं बनता वहां?
आप एमपी हो, आप मुझे हिंट दे रहे हो, मन क्यों नहीं बनता? कहता है राहुल जी, बीजेपी में गुलामी चलती है। जो ऊपर कहा जाता है वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है। हमारी कोई सुनता नहीं है। ऊपर से ऑर्डर आता है, मतलब जैसे पहले राजा ऑर्डर देते थे, ऊपर से ऑर्डर आता है और उसका पालन करना पड़ता है। अच्छा लगे ना लगे, चॉइस नहीं होती। आपको याद होगा हमारे जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं पटोले जी, ये हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछ लिया था। एक सवाल पूछा था किसानों के बारे में। क्या सवाल था? हाँ, तो सिर्फ एक सवाल पूछा। सवाल था जीएसटी जो आपने लगाया उसमें किसानों का क्या हिस्सा होगा। मोदी जी को सवाल अच्छा नहीं लगा, पटोले जी आउट हो गए। तो उनकी विचारधारा राजाओं की विचारधारा है, किसी की सुननी नहीं। ऑर्डर ऊपर से आएगा, आपको ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा। राहुल गांधी को भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, खास तौर पर राजनीति की बारीकियां। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि अपनी व्यक्तिगत छवि को, जो कि पप्पू नाम तक सीमित रह गई थी, उसको उन्होंने बदलने में कहीं न कहीं सफलता हासिल की है। इंडिया गठबंधन को मोदी सरकार की काट ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। प्रधानमंत्री कोई मौका नहीं छोड़ते जो विपक्षी एकता को बढ़ावा दे। हालांकि विपक्षी एकता को अगर कमतर आंका जाए तो ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। इसलिए जरूरी हो जाता है कि विपक्ष सिर्फ मीटिंग करने के बजाय इस बात पर मीटिंग करे कि राज्यों में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग कैसे की जाए। लेकिन गठबंधन के दलों के रवैये को देखकर ऐसा नजर नहीं आ रहा है। टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 28 दिसंबर को राज्य में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। उत्तर 24 परगना में एक रैली के दौरान ममता ने कहा कि हमें बीजेपी को सबक सिखाना है, किसी अन्य पार्टी को नहीं। बंगाल में टीएमसी की सीधी टक्कर बीजेपी से है। इंडिया ब्लॉक देश की सभी सीटों पर साथ चुनाव लड़ेगा। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सभी पार्टियों से खुले मन की बात की जाएगी। वहीं दूसरी ओर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने 29 दिसंबर को महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर कोई समझौता न करने के संकेत दिए। उन्होंने दावा किया कि शिवसेना महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा चुनाव में दादरा और नगर हवेली सहित 23 सीटों पर शिवसेना लड़ती रही है और वह उन पर मजबूती से लड़ेगी भी।
कांग्रेस भी एक नेशनल पार्टी है। उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल जैसे सीनियर नेता इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन में हैं। तीनों पार्टियां इंडिया अलायंस का हिस्सा भी हैं। उधर 19 दिसंबर को उद्धव गुट के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कांग्रेस को अहंकारी बताया गया था। आर्टिकल में लिखा था, कांग्रेस सारा केक खुद ही खाना चाहती है। अब इंडिया अलायंस को एक सारथी की जरूरत है। अभी इंडिया अलायंस का रथ बिना सारथी के है। अरविंद केजरीवाल के सुर भी कुछ अलग ही हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 17 दिसंबर को भटिंडा में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी वहां मौजूद थे। इस जनसभा के दौरान केजरीवाल ने लोगों से पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटें मांग ली। आम आदमी पार्टी के चीफ के इस बयान से साफ है कि पंजाब में सीट शेयरिंग को लेकर आप और कांग्रेस में टकराव देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए फिर आएगा मोदी कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है। 10 मिनट के वीडियो की शुरुआत शंख की ध्वनि से होती है, जिसके बाद राम मंदिर, नए संसद भवन में सेनगोल की स्थापना सहित दूसरी सार्वजनिक रैलियों की क्लिप भी आती हैं। वीडियो में विभिन्न क्षेत्रों में भारत की हालिया उपलब्धियों को भी दिखाया गया है, जिसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग भी शामिल है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर से धारा 370 अनुच्छेद हटना भी शामिल किया गया है। वीडियो में बीजेपी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर भी जमकर निशाना साधा है। ये सब देखकर तो ऐसा ही लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि भाजपा महफिल लूट ले जाए और विपक्ष तमाशबीन बनी रहे, जिसकी संभावना ज्यादा बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में और ज्यादा सक्रिय और अटैकिंग मोड में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से अयोध्या धाम में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, वो साफ बता रहा है कि बीजेपी इसे चुनावी प्रचार के प्रमुख हथकंडे के रूप में देख रही है। इंडिया गठबंधन जहां मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में बता चुका है, वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री अलग ही राग अलापते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाया जाए। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है। उन्होंने हिंदू क्या है इसको लेकर तो बताया, लेकिन हिंदुत्व क्या है इसको लेकर उन्होंने कोई बात नहीं रखी। सिद्धारमैया ने कहा, हिंदुत्व और हिंदू अलग अलग हैं। मैं हिंदू हूं। क्या हमने अपने गांव में राम मंदिर नहीं बना रखे हैं? क्या हम भगवान राम को नहीं पूजते, उनका भजन नहीं करते? मैं अक्सर अपने गांव में भजनों में जाता हूं। क्या हम हिंदू नहीं हैं? हम भी हिंदू हैं। लेकिन भाजपा हिंदुत्व की बात करती है जो अलग है। आपको बता दें कि सिद्धारमैया ने 2019 से राहुल गांधी को पीएम बनाने की जुगत में लगे हुए हैं। सीतापुर जिले में एक पुल और अन्य योजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में जो भी निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की तरफ से होगा, उसकी गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो उससे संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। में काम करती है और मैं चेतावनी देना चाहता हूं सभी को जो ये कार्य करेंगे, इस क्षेत्र में गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी कीमत पे ही नहीं किया जाएगा, और समय सीमा पे और गुणवत्ता के आधार पे ये कार्य पूर्ण कराए जाएं। ये इस तरीके से ना हो जैसे आज माइक है जो लड़खड़ा गया। ये सुनिश्चित कराइएगा कि कोई कमी ना आ पाए और जितनी जल्दी ये कार्य हो जाए उतना जनता को फायदा मिलेगा। ये वो सोच है सरकार की, ये वो मंशा है कि जहां सेतु, जहां सड़कें, वहां आवागमन, वहां लोग आते हैं, निवेश करते हैं, निवेश से रोजगार के अवसर, लोगों की आमदनी के जरिए आने वाली पीढ़ियों का भविष्य
ये साकार होता है। और हम तो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आने वाले पीढ़ियों का सपना और उनका भविष्य सुनहरा ना बना दें और उनके आमदनी के जरिए ना खोल दें। ये जो छात्र छात्राएं बैठी, ये ही आने वाले भारत के भविष्य, जो विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, उसकी पूर्ति के लिए हम सब लोग यहां कार्य कर रहे हैं, रात दिन एक। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की, जो डबल इंजन चल रहा है जनता की सेवा में, वैसे डबल इंजन तो यहां भी चल रहा है, सांसद जी का और विधायक जी का, मगर उसमें एक इंजन और जोड़ लो, जितिन प्रसाद का भी, और तेजी से काम किया जाएगा इस क्षेत्र की जनता के विकास के लिए। मैं ये कह सकता हूं क्योंकि सांसद जी ने भी मांगे रखी हैं, और ये कौन सा डाक बंगला, पीडब्ल्यूडी और सड़कों के लिए मैं विभाग के अधिकारियों से कहूंगा इसका आगरण तैयार करवाएं, और जो सांसद जी ने रखी है मांग, उनको पूरा करने की दिशा में जो भी लिखा पढ़ी कागजी कार्रवाई है वो पूरी कराई जाए। और विधायक जी, अब कोई रह गया काम बताइए? इतने काम आपने करवा डाले हैं कि बाकी विधानसभा वाले कहेंगे हमारे लिए कुछ छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे। सब महमूदाबाद में ले जा रही हैं, और अभी भी पूरी किताब छाप के दे दी है कामों की। ये सरैया चौराहा से गुड़ेचा चौराहा सौंदर्यीकरण होना है, कहां गए? ऐसी साहब इसको दिखवाइए। ये सौंदर्यीकरण की बात नहीं है, बात है कि यहाँ ब्लैक स्पॉट नहीं बनना चाहिए। तो दृष्टिकोण में रखते हुए, सेफ्टी को देखते रहिए न्यूज़ टुडे, डर कर नहीं डट कर। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आंजनेय आशीष।